नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। साथियों, कल देश के वित्त मंत्री सीतारमण ने एक बजट जारी किया है और उस बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदेश जारी किया है कि इस बजट को भुनाने के लिए तहसील और खंड और मंडल लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और लोगों को समझाया जाए कि किस प्रकार का ये अच्छा बजट है, देश के भविष्य के लिए, देश के लिए कारगर साबित होगा। बजट के ऊपर चर्चा करेंगे और दो चार अहम मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे टुडे न्यूज के स्टूडियो के ऊपर डॉक्टर सतीश राठी जी हमारे पास हैं, पहुंचे हैं यहां पर और चर्चा में शामिल होंगे। सतीश राठी जी, आपका स्वागत है। जगरूप जी, आपका भी, आपके टुडे न्यूज का भी, आपके दूसरे पत्रकार, दूसरे न्यूज के साथियों का भी स्वागत है। बिल्कुल, यहाँ पर दो चैनल अभी लाइव चल रहे हैं। तर्क वितरक हमारा चैनल लाइव चल रहा है, टुडे न्यूज लाइव चल रहा है और अहम मुद्दा है और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी 11 बजने वाले हैं, 10:30 हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। सतीश राठी जी, कल का जो बजट था कैसा था? देखिए जगरूप जी, अगर इस बजट पे मैं आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करना चाहूं जी, तो ये बजट है जो ये सिवाय लॉलीपॉप के और इस बजट में कुछ भी नहीं है। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपकी बात को। जी। किसान की आय ये लोग 2 गुना करने की बात करते थे जी, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे जी, युवाओं के लिए युवाओं की एक पॉलिसी बनाने की बात करते थे, शिक्षा को रोजगार परक बनाने की बात करते थे जी। आज आपको पता है भारत का कितना स्किल्ड यूथ माइग्रेट होता जा रहा है। बिल्कुल। आज आप किसी भी एम्बेसी में देख लीजिए, लाखों लोग बाहर के पीआर और वीजा के लिए कतार में है जी। भाई, क्यों? क्योंकि जो स्किल भारत के अंदर है उस स्किल की दूसरे देशों में भी डिमांड है। अगर उस स्किल की भारत सरकार यहां यूटिलाइज कर सके, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सके, उनको अच्छे स्कोप दे सके, तो वो लोग क्यों बाहर जाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा किया क्योंकि किसान आंदोलन को टुडे न्यूज ने धरातल से लाइव किया, धरातल से लोगों की, किसानों की आवाज उठाने का काम किया था। 2022 में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। दुगना नहीं हुई, हमारे पास आंकड़े भी हैं। खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, दवाइयां जो कीटनाशक है वो महंगी हो गई, लोन का जो रेशो है वो महंगा होगा, ट्रैक्टर के उपकरण महंगे हो गए और बहुत सारी चीजें हैं। ये जो वादे किए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा कि हम 2022 में ये कर देंगे, अब ये कह रहे हैं 2023-24 में हर व्यक्ति की आय दुगना हो जाएगी, ऐसी बातें आ रही हैं। मैं पहले पूछना चाहता हूं आपसे कि जब पिछले वादा पूरा नहीं किया आपने किसानों वाला आय दुगना करने का, तो अभी युवाओं की आय या आम व्यक्ति की आय दुगना कैसे हो सकती है? जगरूप जी, आपके पर्सन में ही इस बात का उत्तर छिपा है। जी जी जी। आप एक बात को भली बात से देख लीजिए, इनके बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े मंचों पे ये कहा है कि वो वायदे नहीं, वो चुनावी जुमले थे जी। अगर अब भी हमारा भारत का सभ्य नागरिक, इस भारत का लोकतंत्र में विश्वास करने वाला मतदाता या ये भारत का युवा नहीं जागेगा तो शायद इस देश का भविष्य गलत हाथों में चला जाएगा। मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपकी बात को। पिछले 10 साल के अंदर एक भी तो कोई वैसा वायदा बता दीजिए ना इन लोगों ने पूरा किया हो जी। थोड़ा सा आज बजट की बात थी। बिल्कुल, अगर बजट इनका अच्छी डायरेक्शन में होता, बजट युवाओं के हित में होता, छोटे कर्मचारियों के हित में होता, किसानों के हित में होता, छूट दे तो दी, 5 लाख से 7 लाख कर दिया। अरे सर, आप जो पहले 3 से 5 था, 5 से 7 हो गया। एक परिवार में हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे और उनके मम्मी पापा, यानी उस औरत के सास ससुर, वो लोग 6 हो गए जी। उनके घर में टोटल 7 लाख रुपए साल के अंदर आते हैं। उनके 2 बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, मकान का किराया जा रहा है, बिजली का बिल है, ग्रोसरी। 7 लाख में होता क्या है? 7 लाख में नहीं, सही बात आपकी। और आपने एक बड़ी बात यहां पर बोल दी, क्वेश्चन खड़ा कर दिया है कि देश के प्रधानमंत्री कोई बात बोलते हैं तो उसको जुमला समझा जाए।
अगर देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते तो किस पर विश्वास करें? जगरूप जी, अगर इसको जुमला ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री ने सरेआम बड़े बड़े मंचों पे कहा है कि आप पकौड़े बनने तलिए। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहते हैं, जिसको हम उपले या गोसे बोलते हैं, कि आप उनका व्यापार कीजिए। कल ही देखा होगा आपके जींद के पास उचाना विधानसभा के अंदर जी, हरियाणा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं यहाँ ऐसा एक ट्रेनिंग कॉलेज खोल लूंगा जिसमें पढ़ने के बाद 1.25 लाख रुपए महीने की बच्चे को सैलरी मिलेगी। इन लोगों के 10 साल से सरकारें हैं, 5 साल से उप मुख्यमंत्री जी भी सत्ता के भागीदार हैं। क्या जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी इन्होंने युवाओं को गुमराह करने का सपना दिखाई देने लगता है? क्या आज भारत का और हरियाणा का युवा इतना नहीं जाग गया होगा कि इन लोगों की असलियत क्या है, इन लोगों का दिखावा क्या है, इनके अंदर क्या भरा पड़ा है? क्या युवा आज नहीं समझ गया होगा? आपको लगता है इन लोगों को आने वाले समय में क्या भारत की जनता इनको आईना दिखाने का काम नहीं करेगी? आपने युवाओं की बात की, आपने किसानों की बात की, कर्मचारियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कर्मचारियों के साथ भी शोषण होता है। और कर्मचारी ही नहीं, हम चाहते हैं उस व्यक्ति का भी यहाँ बजट में जिक्र हो जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, क्योंकि वो भी इस देश का नागरिक है। और कुछ लोग कहते होंगे कि वो लोग टैक्स पे ही नहीं होते, जो बड़े शहरों में रहते हैं वो टैक्स पे करते हैं। आपको पता होगा टैक्स पे कौन करता है? जगरूप जी, ये जो हमारी भोली भाली जनता है, इनके गाढ़े खून से ऐसे ये लोग चूसते हैं, इन्होंने किसी गरीब आदमी को भी नहीं बख्शा। आप एक बात देख लीजिए, जिस चीज की सरकारी फीस, जिस सर्विस की सरकारी फीस है, चाहे हमारा राशन कार्ड था, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे हमारा पासपोर्ट है, बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज थी जिनमें 5 साल की रिन्यूअल की 100 से 150 रुपए फीस थी। आज इस सरकार में उसी रिन्यूअल की फीस 15 से 2000 रुपए है जी। यानी इन्होंने 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दिया उसको। बिल्कुल। एक बात आप इसको समझने का प्रयास करें। दूसरी बात, इन लोगों ने पहला इनका वायदा था कि 5 साल के अंदर हम जो काला धन विदेशों से ले आएंगे, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, प्रत्येक साल एवरी ईयर यानी 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, और कोई भी पूरे भारत के अंदर पर्सन भूखा नहीं सो पाएगा, हर पर्सन के सर ढकने के लिए छत होगी। आज आप किसी रोड पे निकल जाइए, किसी भी शहर में निकल जाइए, क्या वो झुग्गी झोपड़ियों को ये लोग खत्म कर पाए? क्या उन गरीब लोगों को ये सिर ढकने के लिए छत दे पाए? क्या उन लोगों की ये कोई ऐसी खाने की और काम करने की, उनके बच्चों को पढ़ने की कोई व्यवस्था कर पाए? अच्छा, एक बात बताइए, आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बयान जारी किया है कि इस बजट से पंजाब गायब है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, हो सकता है पंजाब के लिए कुछ खास घोषणाएं ना हुई हो, बजट में ना शामिल किया हो। आप हरियाणा के वासी हैं, आप कॉलेज भी चलाते हैं, एजुकेशन का सिस्टम सारा देखते हैं, आप राजनीतिक विषय पे भी पकड़ रखते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बजट से हरियाणा को क्या मिला? जगरूप जी, हम तो ये कॉलेज और इंस्टीट्यूशन और सोशल एक्टिविटी के साथ साथ चैरिटी वर्क भी करते हैं। जी जी। जो लोग रास्ते से गुमराह हैं उन लोगों को करियर काउंसलिंग के माध्यम से सही रास्ता दिखाने का भी हम प्रयास करते हैं। रहा बजट की बात, ये पंजाब और हरियाणा की बात, मुझे तो शंका ही नहीं, पूरी तरह मन में प्रतिज्ञा है इस बात की कि इन लोगों ने एक भी काम ऐसा नहीं किया। क्या उन्होंने इस बजट में कोई ऐसे हरियाणा के अंदर 20 स्किल्ड इंस्टीट्यूशन खोलने की कोई घोषणा की हो जिसमें बच्चा पढ़ के 100% अच्छी सैलरी का उसको हरियाणा में रोजगार मिल पाए? क्या कोई ऐसा हेल्थ इंस्टीट्यूशन, हेल्थ बड़ा हॉस्पिटल ऐसा डेवलप करने की बात करी हो जिसके अंदर हम अपनी जान बचाने के लिए पहुंचकर वहां लगता हो यहाँ हमारी जान सुरक्षित है किसी बीमारी के बाद? खेल अकेडमी हो सकती है, कोई ऐसी कोई खेल अकेडमी ऐसी बनाई हो जिसमें बच्चा पढ़ के ओलंपिक तक जा सकता हो? पूरे देश विश्व की मैं बात करता हूँ, हमारी जो लड़कियां हैं वो भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल कितने लेकर आती हैं लड़के, और मोस्टली हरियाणा से कुश्ती के खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी के खिलाड़ी होते हैं। और अभी आपने देखा होगा अंडर 19 में हमारी बेटियों ने कितना नाम रोशन किया है ना? तो ये सारी चीजें हैं। खेलों में हमारे जो भी साथी हैं, युवा साथी आगे हैं। तो खेल नर्सरी का तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है खुद कि खेल नर्सरी तो एक हमारे को मिल जानी चाहिए थी इस बजट में। कुछ जगरूप जी, 5 साल पहले इन लोगों ने खेल नर्सरी और स्पोर्ट्स में कोचों की व्यवस्था की बात की थी, योगा टीचर्स की बात करी थी, ग्रामीण क्षेत्र में कोच की बात की थी। आप स्वयं एक जागरूक पत्रकार साथी हैं, हजारों पत्रकारों का आप नेतृत्व करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं, उनके हकों की लड़ाई की आप बात भी करते रहते हैं। आपके सारे पत्रकार साथी आपको रिपोर्ट देते होंगे, एक भी गांव, एक भी पिंड, एक भी तहसील, एक भी कस्बा ऐसा नहीं है जिसके स्टेडियम में कहीं सफाई भी हो,
कहीं उनका टॉयलेट बाथरूम साफ भी हो। चलो, ये तो हमने तहसील परिसर कई बार उच्चारणा से भी दिखाया, आपने हालात दिखाए हैं, और बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं और बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं विकास के नाम पर लॉलीपॉप हरियाणा के लोगों को, तो बहुत सारी कमेंट आते रहेंगे। तो हम ये चाहते हैं जी, देखिए अब इस मुद्दे पर लाइव आ ही गए हैं तो हरियाणा के मुद्दों की भी चर्चा कर लें। यानी कुल मिला के आपने जो बताया कि पूरा जो बजट था वो हरियाणा के लिए कुछ नहीं मिला उसको, क्योंकि हम हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा वासी हरियाणा के अंदर जी हम हरियाणा की बात करेंगे, लेकिन हरियाणा के साथ साथ संपूर्ण भारत के युवाओं को तो कुछ मिला ही नहीं जी। आप एक भी चीज ऐसी बता दीजिए कि इस बजट में ऐसी हो कि भारत का युवा गर्व से कह सके अकहब हमारा हित हमारा भविष्य इस भारत देश के अंदर सुरक्षित है। कहा तो था प्रधानमंत्री जी ने हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जगरूप जी 5 लाख नहीं 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात थी, 5 लाख तो हरियाणा वाले मुख्यमंत्री जी कहते थे। अच्छा, वो केवल हरियाणा के लोगों हरियाणा की बात, वो जो नया कानून आया था जो अभी पचड़े में पड़ा हुआ, अभी चालू नहीं हुआ, और वो भी फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाने की बात हुई थी, और हम तो रोजगार आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी बात करते थे आके हरियाणा में जितनी भी इंडस्ट्री लगेगी उसमें 75% नौकरी हरियाणा के की युवाओं को मिलेंगे। क्या टोटल 75 भी हरियाणा के युवाओं को किसी नई इंडस्ट्री में काम मिल पाया? हमने दिलाया ना जी। सर आपकी अपनी मेहनत है, आपका अपना स्किल है ग्रुप जी। अच्छा, ये बताइए हरियाणा में जो ये कौशल रोजगार निगम लिमिटेड आ गया कार्यक्रम, पहले क्या होता था कि नेताओं के पास पर्चियां पहुंचती थी, आपको ही पता है कि डीसी रेट पे हमारे बच्चे को कहीं एडजस्ट करा दो किसी भी डिपार्टमेंट में, और नेताओं के पीछे चपलियां तोड़वाने का काम करते थे आम आदमी, जो आम वोटर आम कार्यकर्ता है। अब आ गया कौशल जी, ऑनलाइन वाला सिस्टम आ गया। अभी पीजीटी की इन्होंने भर्ती की थी ऑनलाइन कौशल के तहत, उसमें भी बहुत सारे आरोप लगे और मुख्यमंत्री से भी वो उनके प्रतिनिधि तो मिले। पहले ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए, फिर बाद में मना कर गए, और बच्चों को ज्वाइन भी करा दिया गया। क्या मामला चल रहा है ये हरियाणा में? युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं युवाओं को ठग लिया गया है। जगरूप जी देखिए इन लोगों ने नाम कितना अच्छा है, कौशल रोजगार निगम। जब हरियाणा के युवाओं को ये कौशल संबंधित शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो कौशल रोजगार निगम का मतलब यह है हरियाणा के स्किल्ड युवाओं को उनके स्किल के, अरे सर उस यूनिवर्सिटी में अभी तो कबूतर घूम रहे हैं। नहीं, वो यूनिवर्सिटी में के जो वीसी लगाए हैं वो पता नहीं कहां से JNK से लेके आए, और उसमें भर्ती हुई, मैं जानकारी में लाइव में बोल रहा हूं, उसमें 16 बच्चों की भी भर्ती हुई थी, सारे JNK के बच्चे लगा दिए गए, यूपी और बिहार के बच्चे भर्ती लगा दिए। सर हरियाणा की यूनिवर्सिटियों ने इन लोगों ने RSS का अड्डा बना दिया जी। आप ये बात समझने का प्रयास कीजिए। इन लोगों ने तो ऐसी पॉलिसी बना दी, ना तो उसकी एजुकेशन को देखते, ना उसके एजुकेशन के एक्सपीरियंस को देखते, ना उसके नॉलेज को देखते। ये तो ये देखते हैं कि इस प्रोफेसर की, इस लेक्चरर की RSS संघ और बीजेपी में आस्था इनके परिवार की कितने दिन से थी, यही इन लोगों का पैमाना। मैं सरेआम आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूं, चाहे तो इनका कोई भी नेता इस बात पे डिबेट करके देख सकता है, मैं तथ्यों पे आधारित कहता हूं। नहीं तो एजुकेशन से रिलेटेड लोग, एजुकेशन में स्किल्ड लोगों को पहले चुना जाता था जी, और आजकल भाई भतीजावाद और संघ के प्रति आस्था को चुना जाता है। तो जहां संघ के प्रति आस्था ही एक वाइस चांसलर लगने का पैमाना होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं वहां से निकलने वाली जनरेशन, निकलने वाली पौध किस टाइप की स्किल होगी, तो आपको कैसा रोजगार मिलेगा? आपको नहीं लगता कि इस एजुकेशन सिस्टम में ही बदलाव किया जाए, लर्निंग विद अर्निंग या कुछ इस टाइप से प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जाएं, ताकि सरकार जो इस प्रकार के प्रोजेक्ट चलाती है उनको प्रोत्साहन करे, ताकि युवाओं को रोजगार मिले? आपके चैनल के माध्यम से पीछे हमें एक बार डिबेट में आया था, मैंने पहले ही बताया था आपको, हमारी शिक्षा प्रणाली में संपूर्ण बदलाव की जरूरत है जी। उदाहरण के तौर पर एक बच्चे को कारपेंटर बनना है, उसको बाबर कब आया था, कब गया, तो ये चीजें तो एक पीएन लगने के लिए भी पूछी जाती है। पीएन लगने के लिए पूछी, उसको क्यों नहीं आप 9th क्लास से ही जो आपके कारपेंटर से रिलेटेड सब्जेक्ट, स्किल सब्जेक्ट क्यों नहीं उसको साथ साथ पढ़ाते? जिसको ड्राइवर बनना है क्यों नहीं वो बातें साथ साथ चलाए? जिसको पैरामेडिकल जाने में जाते क्यों नहीं आप साथ साथ पढ़ाते? जिसको IT में जाना था क्यों नहीं साथ साथ पढ़ाते? जिसको किसी भी को करिकुलर एक्टिविटी में जाना जाता है या जिसको हुनर बेस्ड प्रोग्राम में जाना होता था, तो जिसके अंदर जैसा स्किल है उस बच्चों को वैसी शिक्षा का प्रबंध क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं इस भारत का और हरियाणा का युवा सक्षम हो, वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाए और वो अपनी वोट का डिसीजन खुद ले पाए। ये लोग चाहते हैं कि ऐसे वो लोग करें और वो हमारी मोहतरम, हमारी मेहरबानी का जो आधारित रहे। बिल्कुल पता है क्या होता है जी, देखो फिर इसमें एग्जाम सिस्टम को बदलना होगा नौकरियों के लिए। क्या मान लो किसी ने पीएन लगना है
तो उसे पूछा जाता है अल्फा बेटा, उसको पानी पिलाना है, ऑफिस में साफ सफाई करनी है, अल्फा बेटा से लेना देना क्या, उसका जो वर्क है उससे रिलेटेड अभी पुलिस में भर्ती आ रही है, पहले भी पिछली तो रही है 1-2 साल तक कोई नहीं। ये आरोप हमारे जैसे दूसरी पार्टी के लोगों पे लगाते हैं। आज आपको पता है अभी वेटरनरी सर्जन की भर्ती हुई, एग्रीकल्चर में एसडीओ की भर्ती हुई, सबको पता है वो पेपर एक दिन पहले मार्केट में कैसे लोगों के पास घूम रहा था। गुजरात में वो लोग पकड़े गए, आपके हरियाणा के भी बहुत सारे लोग हैं। आरोप लगाते हैं हमारे जैसे लोगों पे जिनका काम ही हमेशा समाज सेवा का। ये विरोधी अपनी चालों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, और जब तक ये स्किल्ड को पहचान के जॉब देने का काम नहीं करेंगे तब तक ये हमारा हरियाणा प्रदेश, हमारा भारत देश जो उन्नति, जो तरक्की हम चाहते हैं वो नहीं कर पाएगा। अच्छा राठी जी, अंतिम पड़ाव में हम आ गए हैं डिबेट में। अच्छा एक बात बताइए, सरकारें किसी की भी रही हो, इनेलो की रही हो, विपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, मतलब सब लोग अपना ही तो काम करते हैं। समाज और राष्ट्र का, अपने जो हमारे आसपास के लोग हैं उनका ही भला करते हैं। समाज का भला कौन करेगा? जो अंतिम छोर पर बैठे मुख्यमंत्री जी कहते हैं अंतिम छोर तक मैं हमने फैमिली आईडी बना दी, हमने आयुष्मान कार्ड पहुंचा दिया, तो ये काम तो हुए, फैमिली आईडी तो बनी है ना। जगरूप जी, मैं जहां तक फैमिली आईडी अंतिम पंक्ति तक लाभ की जो लोग बात करते हैं, स्कूल में अध्यापक का काम होता था बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटी देना। आज अध्यापक का काम है फैमिली आईडी बनाओ, बीजेपी का थैला घर घर तक पहुंचाओ, बीजेपी को ये सर्वे करके दो किस वोटर का क्या फोन नंबर है, किस वोटर के घर में क्या इनकम है। इसलिए तो शिक्षा प्रणाली का बेड़ा गर्क हुआ है। और जहां तक आप अंतिम पंक्ति के लोगों को लाभ की बात करते हो, इसके लिए आप और हमारे जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और आपको जान के ये बड़ा गर्व महसूस होगा, हमने बाबा खेलना चैरिटेबल ट्रस्ट की जो स्थापना की है, उस ट्रस्ट का उद्देश्य ही ये है कि माँ बाप को बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। हमने चंडीगढ़ और आसपास हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल के युवाओं के लिए ट्राई सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड पैरामेडिकल साइंस डापर टोल प्लाजा पे जो हमने स्थापित किया है, उसमें स्किल बेस्ड शिक्षा होगी। उनको शिक्षा के साथ साथ रोजगार होगा, और जिस दिन वो कंप्लीट कर जाएंगे उस दिन उनको स्थायी रोजगार भी होगा। यानी जो सरकार को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए सरकार को रोजगार देने चाहिए, हमने रोजगार। जहां तक आप सब कहते हो सभी पार्टियां एक जैसी नहीं, सभी पार्टियां एक जैसी नहीं है जगरूप जी। देखो, मैं गौरव से कह पाऊंगा, मैं इंडियन नेशनल लोकदल का प्रतिनिधि हूं, उसका कार्यकर्ता हूं, उसका सिपाही हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हर पिंड के अंदर, हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर जाते थे, सामूहिक रूप से चौपाल में बैठ के सब लोगों से पूछते, बताओ भाई आपके गांव की सामूहिक समस्याएं क्या क्या है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को पास में बैठाते थे और एक ही कलम से उस काम को करने का प्रयास करते थे। और ये लोग उनको चंडीगढ़ के चक्कर कटाते रहते हैं, तो कोई भी उनका काम नहीं करते ये लोग। तो आपके नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल काटनी पड़ी। सर, हमारे नेताओं पे क्या है, ये आरोप तो हमारे ऊपर भी लगे हैं, लेकिन ये लोग सिद्ध तो नहीं कर पाए। ये लोग अपनी बुराइयों को ढकने के लिए हमारे जैसे कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेताओं पर आरोप लगाना इनका उद्देश्य है, लोगों को गुमराह करना इनका उद्देश्य है। वो दिन दूर नहीं जब इनकी असलियत जनता के सामने होगी, और ये जहां से बीजेपी वाले लोग आए थे वापिस उसी लेवल पे ये लोग जाएंगे। आने वाले चुनाव देख लेना आप क्या होगा। एक अंतिम सवाल है, और जो भी साथी, कोई भी आपका मुद्दा है कि किस मुद्दे पर डिबेट होनी चाहिए, किस साथी को जोड़ना चाहिए, आप लाइव में मैसेज डाल सकते हैं। आम आदमी पार्टी को कहां देख रहे हैं? हरियाणा में? मैं हरियाणा में ही नहीं, पिछला एक इंटरव्यू छोड़ दे तो उससे पिछले इंटरव्यू में जब मैं आपके चैनल में आया था, आप ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी हवा है। मैंने कहा था जगरूप जी, आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में इतना बुरा हाल होगा जिसकी कोई सीमा नहीं जी। आप हरियाणा की बात करते हो, हरियाणा का जो नेचर है, हरियाणा का जो कल्चर है, हरियाणा की जो संस्कृति है, ये जो आम आदमी वाले पार्टी वाले लोग हैं, जो ये लोगों को जिस तरीके से गुमराह करने का ये जो प्रयास करते हैं, ये अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, फ्री बिजली की बात करते हैं, ये रोजगार की बात कहां पे करते हैं? रोजगार की बात नहीं करते, बिजली की बात करते। बिजली तो फ्री कर दी ना, स्कूल अच्छे बना दिए दिल्ली। अरे भैया, वो स्कूल अच्छे बना दिए, जब आपके पास रोजगार ही नहीं होगा तो आपका शादी कहां से होगी? शादी नहीं होगी तो बच्चे कहां से होंगे? बच्चे नहीं होंगे तो स्कूल में कहां से जाएंगे? बिजली की जरूरत कहां पड़ेगी आपको? सबसे पहले अच्छी शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत पड़ेगी, हर गरीब को मकान की जरूरत पड़ेगी, अच्छी बिजली पानी की जरूरत पड़ेगी। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश आपका भी जगरूप जी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने कोशिश की है कि जो डिबेट की, वो आज के नया जो मुद्दा होता है उस पर डिबेट की, कि बजट का जो बात थी, बजट के ऊपर बात की।
और अगर आप लोगों को लगता है कि इस मुद्दे को यहां से उठाना चाहिए, कोई आपकी समस्या, आपके कोई गांव की, तहसील की, कहीं की भी कोई समस्या है कि वहां से लाइव होना चाहिए, या इन मुद्दों को लेकर फलाना नेता के साथ डिबेट करनी चाहिए, या उनसे ये क्वेश्चन करने चाहिए, ये खुला मंच है टुडे न्यूज, क्योंकि हर कदम सच के साथ इसलिए बोलते हैं कि हम सच्चाई को दिखाते हैं, सच्चाई को उठाते हैं और निस्वार्थ भावना से बिना विज्ञापन के चैनल चलाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करें और नए मुद्दे के साथ फिर जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद साथियों।